यशोमती पारेख हर शाम मंदिर जाती थी। 5 मार्च 1990 को जब वो घर से निकली तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। मंदिर से घर वापस आने पर जब यशोमती ने डोरबेल बजाया तो किसी ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। पैनिक होकर के यशोमती ने बिल्डिंग में लगे अलार्म को बजा दिया, जिससे सारे नेबर्स और सिक्योरिटी गार्ड उनके घर के पास जमा हो गए। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब किसी ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला, सबने मिलकर के दरवाज़ा तोड़ दिया। यशोमती जैसे ही अपने घर के अंदर गई, उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। उनकी बेटी हेतल ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके सारे बॉडी पार्ट्स विजुअल थे। उसके प्राइवेट पार्ट पर खून लगे हुए थे। उसके सर से खून बह रहा था। उसके गले पर चोट के निशान थे। बेडरूम में लगे चूल्हे पर खून के निशान थे। बेडरूम में हर तरफ खून लगा हुआ था। यशोमती ने हेतल को उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, बट शायद किसी ने पहले से डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, तो डॉक्टर लिफ्ट में ही मिल गए। उन्होंने हेतल की वहीं जांच की और जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि हेतल की डेथ हो चुकी है। सब ने मिलकर के हेतल को वापस अंदर लाया, उसे बेड पर लेटाया, उसकी बॉडी पर चादर डाली। आखिर इतना गुस्सा, इतनी हेटरेट किसी बच्ची के लिए किसी को क्यों हो सकती है? हेतल के शरीर पर 21 चाकू के निशान थे। किसने किया हेतल के साथ ऐसा? और दरवाज़ा अगर अंदर से बंद था तो कोई घर में आया कैसे? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सपना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वीडियो देख कर के पता चल रहा होगा कि मेरा पहला वीडियो है और मैं हर हफ्ते वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम या फिर अनसॉल्व मिस्ट्री अच्छी लगती है तो फिर प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नागरदास और यशोमती पारेख 1987 में गुजरात से कलकत्ता आए थे। कलकत्ता आने पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान ली, जहाँ से उन्होंने सोने का व्यापार करना शुरू किया। कुछ ही समय में उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। कलकत्ता में ही उन्होंने आनंद अपार्टमेंट में एक फ़्लैट लिया, जहाँ उनकी छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली बड़े अच्छे से रह रही थी। उनकी न्यूक्लियर फैमिली में उनका एक बड़ा बेटा था भावेश पारेख और उनकी छोटी बेटी हेतल पारेख। ऐसे साइड नोट, मैंने हेतल के एज के बारे में अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी एज देखी है, कहीं 14 साल, कहीं 15 साल, बट कोर्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसकी एज 18 साल थी। तो वैसे कुछ रिलेटेड नहीं है, बट मैं एक साइड नोट के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। कलकत्ता आए हुए पारेख परिवार को पूरे 3 साल हो चुके थे। भावेश के कॉलेज शुरू हो चुकी थी और हेतल के बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे। 2 मार्च 1990 को जब हेतल अपना एग्ज़ाम देकर के घर आ रही थी तो उसे बिल्डिंग के नीचे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मिला, धनंजय। और धनंजय ने हेतल से बड़ी बदतमीज़ी करते हुए उसे मूवी देखने चलने के लिए कहा, जो हेतल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हेतल ने तुरंत अपनी माँ से कंप्लेन किया कि धनंजय उसे छेड़ रहा है। हेतल की माँ ने अपने पति नागरदास से कंप्लेन किया और नागरदास ने रिटर्न में लेटर लिख करके बिल्डिंग के सेक्रेटरी को दे दिया कि वो नहीं चाहता कि धनंजय बिल्डिंग में काम करे। उन्होंने डिमांड की बेसिकली कि धनंजय को काम पर से निकाल के किसी और को काम पर रखा जाए। तो गाइस, अब इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक है हेतल और दूसरा है धनंजय। तो धनंजय के बारे में भी कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। धनंजय का जन्म 14 अगस्त 1965 में वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव कुलुदीह में हुआ था। धनंजय के बचपन के बारे में तो वैसे कुछ ज़्यादा बातें मुझे पता नहीं है, बट धनंजय जब बड़ा हुआ तो वो कलकत्ता आ गया और उसने यहाँ पर छोटी मोटी बिल्डिंग में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, एक एजेंसी के थ्रू। धनंजय की जब शादी फिक्स हुई, वो अपने गाँव गया। उसकी शादी पूर्णिमा नाम की एक लड़की से फिक्स हुई थी, जो आंगनवाड़ी में एक टीचर थी और महीने के 1200 रुपये कुछ कमाती थी। धनंजय ने उससे झूठ बोल करके शादी की थी कि वो बीएसएफ में सोल्जर है, बट जब पूर्णिमा को इस बात का पता चला फिर भी उसने धनंजय से कोई कंप्लेन नहीं की। शादी के कुछ समय बाद ही धनंजय फिर कलकत्ता चला गया। आनंद अपार्टमेंट में उसे काम कर रहे हुए कुछ 3 साल हो गए थे। पारेख परिवार की कंप्लेन के बाद एजेंसी ने धनंजय को जॉब चेंज करने के लिए कहा और उसे कहा कि उसे 5 मार्च 1990 से पारस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, उसे आनंद अपार्टमेंट में नहीं जाना है। पर धनंजय फिर भी 5 मार्च को आनंद अपार्टमेंट में ही ड्यूटी ज्वाइन करने आया था। उसकी जो जॉब है वो सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होती थी। 5 मार्च को भी जब वो आनंद अपार्टमेंट ही गया, शाम को जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आया और उसने धनंजय से पूछा कि वो पारस अपार्टमेंट में क्यों नहीं गया, तो धनंजय ने कहा कि उसका कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से वो कल से, जो कि 6 मार्च से पारस अपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन करेगा। और उसने सिक्योरिटी गार्ड से ये भी कहा कि वो अपार्टमेंट 3A में जा रहा है फोन करने एजेंसी के मैनेजमेंट को और ये बताने कि वो दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन कर पाएगा, आज से नहीं जा पाएगा। तो अपार्टमेंट 3A पारेख परिवार का है और
ये 1990 की बात है, तो उस समय हर किसी के पास लैंडलाइन नहीं होते थे, मोबाइल की तो बात ही छोड़ दो। जिस समय धनंजय अपार्टमेंट 3A में था, उसी समय एजेंसी का मैनेजर जो है कि वो आनंद अपार्टमेंट में आ गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि नया बंदा आज जॉब ज्वाइन करने आया था कि नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं, वो धनंजय ही आज आया था। तो मैनेजर ने कहा कि धनंजय को बुलाओ। सिक्योरिटी गार्ड गया और उसने नीचे से ही धनंजय को अपार्टमेंट 3A के बालकनी में आवाज लगाया। धनंजय ने बालकनी में आया और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि हाँ, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। और वो नीचे आया, उसने मैनेजर से बात की और कहा कि वो दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन करेगा, और इतना कह करके वो अपार्टमेंट से निकल गया। करीब 5:45 बजे यशोमती जब मंदिर से घर वापस आई तो बिल्डिंग के लिफ्ट ऑपरेटर रामधान यादव ने यशोमती को बताया कि धनंजय उनके घर गया था फोन करने। ये सुनते ही यशोमती को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने धनंजय के अगेंस्ट कंप्लेन की थी कि वो उनकी बेटी को परेशान कर रहा है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी धनंजय उनके घर गया जिस समय घर पर कोई नहीं था, हेतल अकेली थी। यशोमती जैसे ही अपने घर गए, उन्होंने डोरबेल बजाया, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर उसके बाद दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। सब लोग अंदर गए और पाया कि हेतल की डेथ हो चुकी है। यशोमती ने अपने पति नागरदास को फ़ोन करके घर बुलाया। नागरदास और भावेश शाम के करीबन 7 बजे जब घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में काफ़ी लोग इकट्ठा थे। आई थिंक दुख दर्द में वो लोग पुलिस को फ़ोन करना भूल गए। रात के करीबन 9:15 बजे जब उन्होंने फाइनली पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वहाँ पर आई, उन्होंने पहले तो सभी लोगों को घर से बाहर निकाला, क्योंकि क्राइम सीन का तो पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुका था। बचे कुछ क्राइम सीन की जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उन्हें पीली कलर की एक शर्ट की बटन मिली और सोने की चैन का एक टुकड़ा मिला। और पारेख परिवार से पूछे जाने पर कि घर में से कुछ गायब हुआ है क्या, तो यशोमती ने कहा कि उनकी रिस्ट वॉच गायब हुई है, यानी कि उनकी हाथों की घड़ी गायब है। और पूछे जाने पर कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तो उन्होंने कहा कि धनंजय, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कंप्लेन की थी धनंजय के अगेंस्ट। हेतल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से हेतल के शरीर पर पूरे 21 चाकुओं के निशान थे। उसके सर पर, उसके गले पर, उसके हाथों पर, उसके सीने पर इतनी बुरी तरीके से हेतल पर वार किया गया था। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि हेतल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। हेतल के अंडरवेयर पर सीमन ज़रूर मिले थे, बट ये बात क्लियर नहीं है कि वो सीमन किसका था, क्योंकि पुलिस ने कभी भी उसे DNA के लिए भेजा ही नहीं। पुलिस ने फाइनली धनंजय की तलाश करना शुरू किया, पर धनंजय का कहीं अता पता नहीं था। 6 तारीख को उसे पैलेस अपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन करना था, बट वो वहाँ पर भी नहीं आया। काफ़ी दिनों तक धनंजय की तलाश करने के बाद 12 मार्च को पुलिस ने धनंजय को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। वहाँ जांच करने के बाद पुलिस को धनंजय के पास से पारेख परिवार से जो घड़ी चोरी हुई थी वो, और क्राइम के समय धनंजय ने जो कपड़े पहने थे वो भी धनंजय के पास से मिले। पुलिस ने इस बिना पर धनंजय को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर धनंजय को फांसी दे दी। धनंजय बार बार कहता रहा कि वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। धनंजय ने हाई कोर्ट में भी अपील की, बट वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 24 मार्च 2004 को धनंजय के अगेंस्ट ब्लैक वारंट निकल गया। धनंजय की फैमिली ने उस समय हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को मर्सी पिटीशन के लिए अर्जी दी थी। कुछ समय के लिए धनंजय की फांसी रोक दी गई, पर लोग बहुत गुस्से में थे। सड़कों पर रैलियां निकल रही थी। 4 अगस्त को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने धनंजय की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और धनंजय को उसके बर्थडे के दिन ही 14 अगस्त 2004 को फांसी दे दी। धनंजय के आखिरी शब्द थे, आमी निर्दोष, मैं निर्दोष हूँ, ये सब मिलकर मुझे मारना चाह रहे हैं। এডিটর সামনে আমাকে জেরা করা হোক, যদি আমি দোষী হই তাহলে আমি কোনো মার্সি করব না, এই ধরনের জঘন্য কেসে আমি কোনো মার্সি চাইব না। वैसे तो ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, पर धनंजय की फांसी के कुछ साल बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 2 रिटायर्ड प्रोफेसर देबुशीष सिन्हा और प्रबल चौधरी ने मिलकर के इस केस की फिर से जांच पड़ताल शुरू की, और उनकी रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके रिपोर्ट के हिसाब से धनंजय के अगेंस्ट डायरेक्ट लिंक तो छोड़ ही दो, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं थे। उनके रिपोर्ट के हिसाब से जिस सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा था कि धनंजय ने उससे कहा है कि वो अपार्टमेंट 3A में फ़ोन करने जा रहा है, उसी सिक्योरिटी गार्ड के अगेंस्ट धनंजय ने कुछ हफ्ते पहले एजेंसी में कंप्लेन की थी। तो हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड के पास मोटिव हो धनंजय को फंसाने का। दूसरी बात, हेतल के शरीर पर काफ़ी सारे चोट थे, उसके हाथों पर डिफेंसिव वुंड भी थे, बट
उसकी कभी भी डीएनए जांच नहीं की गई, क्राइम सीन की कभी भी डीएनए जांच नहीं की गई। हेतल के अंडरवेयर पे जो सीमन मिला था उसकी भी जांच नहीं की गई। अगर उसकी जांच की गई होती तो हमें साफ साफ पता चल जाता कि क्या धनंजय ने ये किया है या नहीं किया है। तीसरी बात, जिस लिफ्ट ऑपरेटर ने यशोमती से ये कहा था कि उसने धनंजय को उनके घर जाते हुए देखा है, उस लिफ्ट ऑपरेटर ने अपनी बात पूरी तरीके से पलट ली और उसने ये कहा कि उसने धनंजय को जाते वक्त नहीं, उसने धनंजय को लिफ्ट में देखा था आते वक्त, और उसने कोर्ट में गवाही देने से साफ साफ मना कर दिया। और उसी लिफ्ट ऑपरेटर ने ये भी कहा कि हर शाम यशोमती करीबन 5 बजे मंदिर के लिए जाती थी, बट 5 मार्च 1990 को यशोमती 4 बजे ही घर से निकल गई थी मंदिर के लिए। कोइंसिडेंस? और तो और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो शर्ट थी वो पुलिस के पास जांच पड़ताल में मिली धनंजय के घर से, बट धनंजय ने वो कपड़े क्यों रखे हुए थे अपने पास? वो उसे फेंक सकता था, वो उसे जला सकता था। और जो घड़ी थी उसके भी जो एविडेंस है, कभी पारिक परिवार कोर्ट में सबूत नहीं दे पाया कि वो घड़ी उनकी है, उसके लिए कभी रिसिप्ट वगैरह नहीं दे पाया। हाँ, भले ही उन्होंने सेल्समैन को बुला लिया था कि हाँ ये घड़ी उनकी है, उन्होंने ही बेचा हुआ है उन्हें, बट उन्होंने भी कभी रिसिप्ट ला करके नहीं दिखाया कि वो घड़ी उनकी है, उनके पास है, उन्होंने ये घड़ी खरीदी हुई है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है। मैं ये नहीं कह रही कि धनंजय ने ये किया ही नहीं है, हो सकता है धनंजय ने किया हो, बट अगर यशोमती 5 बजे घर से निकली और 5:45 बजे ही जो मैनेजर है एजेंसी का वो बिल्डिंग में आ गया था और उसी समय धनंजय भी नीचे आ गया था, तो आई थिंक इतने कम टाइम में इतना बड़ा क्राइम कर पाना बहुत ही मुश्किल। फिर 5वीं बात, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो जिस बालकनी से धनंजय ने आवाज़ दे करके कहा था कि वो नीचे आ रहा है, वो बालकनी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बालकनी है ही नहीं, वो खिड़की है, वहाँ पे सलिए लगे हुए हैं, वहाँ से खड़ा होकर के आदमी नीचे देख भी नहीं सकता, तो वो नीचे देख करके कैसे कहेगा कि वो नीचे आ रहा है? ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बट अब अगर इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रख रहे हो तो इन बातों को भी ध्यान में रखो कि आखिर इतने सारे लोग मिलकर के एक साथ झूठ क्यों बोलेंगे? काफ़ी सारे लोग थे, एजेंसी का मैनेजर, बिल्डिंग का सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले, हेतल का परिवार आखिर झूठ क्यों बोलेगा? इन सब बातों में हम हमेशा विक्टिम के बारे में भूल जाते हैं। हेतल की ज़िंदगी इतने कम समय में और इतनी बुरी तरीके से उसे छीन ली गई, उसके पास उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, और फिर भी अगर हम आज भी इस केस के बारे में बात करते हैं तो हेतल के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। हमेशा ये बात होती है कि धनंजय ने ये किया है या नहीं किया है, उसे बिना मतलब की फांसी दे दी गई। आई डोंट नो गाइज, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती, बट हाँ, हमें हमेशा ये बात का याद रखना है कि इन सब में जो मेन विक्टिम है वो हेतल है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और आप लोग प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हर हफ्ते वीडियो अपलोड करूँगी। और आप लोगों की क्या राय है इस केस के बारे में कि मतलब क्या सच में धनंजय ने ये किया, और किया तो इतने कम टाइम में कैसे किया? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को क्या लगता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।